नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि भारतवर्ष में लंबे समय से चर्चा का पार्ट बनी हुई है। बहुत सारे लोग इस घटना में बहुत देर से रुचि ले रहे हैं और इस रुचि के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो ये है कि क्या सीमा हैदर जासूस है। बहुत सारे विद्यार्थियों, बहुत सारे लिसनर्स के द्वारा हमें कमेंट करके पूछा गया था कि क्या सीमा हैदर जासूस है, और अगर ऐसा है तो उसके बारे में अब तक जो यूपी एटीएस की जानकारी है वो कहां तक पहुंची है। यूपी एटीएस के द्वारा चूंकि इसे वापस से बुलाया गया है पूछताछ के लिए, तो आज के सेशन में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूपी एटीएस ने अपनी जांच में क्या पाया और किस प्रकार से सीमा हैदर को लेकर के प्रश्न खड़े किए। तो सीमा हैदर की जासूसी की पूरी कहानी आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के अंदर आपको बताने वाले हैं कि ये प्रेम स्टोरी कहां से और कैसे चलकर आई। आपके सामने तस्वीर में सीमा और सचिन की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये सचिन मीणा हैं जिनके प्यार में सीमा बॉर्डर क्रॉस करके यहां आई हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी हम 2 सेशन कर चुके हैं। पहला कि पबजी के प्रेम से भारत पहुंची सीमा क्या पाकिस्तानी जासूस हैं। ये हमने डे 1 पर जब सेशन किया था उस समय भी आपके सामने ये पॉइंट रेज किया था और उस समय हमने आपसे ये कहा था। मैंने आपको लगभग ये 12 जुलाई के दिन ये सेशन किया था और उस समय मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने खड़े किए थे अपनी एनालिसिस के आधार पर कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस विषय पर प्रश्न उठेगा कि सीमा ने किस प्रकार से पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल की यात्रा की और नेपाल से भारत तक की यात्रा बॉर्डर क्रॉस करके 4 बच्चों के साथ क्रॉस कर गई। नेपाल तक उसका आना एक बार नहीं 2 बार हुआ, तो 2 बार यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से नेपाल आया है तो एक बहुत मीडियम, जिस तरह का उसने बताया कि वो एक बहुत ही गरीब घर से है, उस महिला के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देना और एक 5वीं पास महिला होने के नाम पर उसके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देना, ये अपने आप में बहुत तरह के शक खड़े कर रहा था। हमने आपको शुरुआती सेशन में ही इस बात की जानकारी दी थी। फिर हमने कुछ दिनों बाद आपको यह भी बताया कि इस विषय के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा भी कई थ्रेट्स आने लगी कि अगर सीमा को नहीं लौटाया गया तो कट्टरपंथियों ने भारत के वो जो वहां पर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक हैं उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया था। हमने इस पर भी आपके साथ में सेशन जारी किया। अब हुआ ये है कि कुछ दिनों से ही ये सुर्खियां चल रही हैं। अच्छा, बाय द वे आपको याद होगा हमने जो अपना आखिरी सेशन किया था उस समय भी आपको ये जानकारी दी थी कि इसके साथ में इस वाले सेशन के अंदर हमने जानकारी दी थी कि यूपी एटीएस इसके साथ पूछताछ कर रही है और यूपी एटीएस ने हाल ही में अपने द्वारा कुछ रिपोर्ट के खुलासे किए हैं। हालांकि वो खुद पब्लिकली आकर नहीं कर रहे हैं, सूत्रों के आधार पर जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि मुंबई जो यूपी की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसने अपने द्वारा ऑब्जर्वेशन में क्या क्या पता किया वो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको यदि याद हो तो हमने कुछ दिनों पूर्व जो अपना सेशन किया था उस सेशन में आपको बताया था पाकिस्तान सीमा हैदर लवर बीइंग क्वेश्चन यूपी कॉप्स इन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। इन्हें किसी अज्ञात लोकेशन पर बुलाकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के द्वारा इनसे ये जानकारियां निकाली गई थी, हमने ये बताया था। आप यहां पर देख सकते हैं सीमा हैदर इंडिया लुक वाज केयरफुली प्लान may have got trained from language skill, ऐसा इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है। इंटेलिजेंस के लोगों का कहना है कि सीमा हैदर की प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की गई थी। अब जो प्रश्न बहुत बड़ा सीमा हैदर को लेकर खड़ा हो रहा है वो ये है कि सीमा हैदर बहुत अच्छी हिंदी बोल रही है। इतनी अच्छी हिंदी के लिए जब उससे पूछा गया कि तुम्हें ये हिंदी आती कैसे है तो उसका जवाब था कि उसने ये हिंदी सचिन से बात करते करते सीखी है। लेकिन पुलिस का शक और गहरा जाता है जब पुलिस ने यह प्रश्न किया कि तुमने ये सारी चीजें सचिन से बात करके सीखी हैं, लेकिन सचिन खुद अच्छी हिंदी बोल नहीं पाता है। जब वो खुद से यूपी वेस्टर्न यूपी की भाषा बोलता है, तुमने इतनी अच्छी हिंदी को कहां से सीख लिया, ये बड़ा प्रश्न है। और इसी कारण से ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये कई इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रही है जो कि हिंदी में प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति कर सकता है। सचिन से बात करके ये महिला इतनी अच्छी हिंदी नहीं जान सकती। इसे प्रॉपर रीति रिवाज, प्रॉपर कल्चरल एक्टिविटीज का पता होना यूपी एटीएस को बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए विवश कर रही है। ऐसी स्थिति में सीमा हैदर को लेकर के उसका जो इंडियन लुक है, जो देखने में ही वो इंडियन जैसी दिखाई दे रही है, ये प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया है, ऐसा इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है। इंटेलिजेंस का यह भी मानना है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर उर्दू बोली जाती है, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आता भी है तो इंडिया की उर्दू का जो लहजा है
पाकिस्तान की उर्दू का जो लहजा है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। सीमा के शब्द जिस तरह के हैं, उसमें प्रॉपर हिंदी की बात सुनाई पड़ती है और एक ऐसी हिंदी जो बिना ट्रेनिंग के शायद ही कोई उस एसेंट में बोल पाए। जो जो सचिन जिसके प्यार में ये चलकर आ गई है, वो इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहा है, जितनी अच्छी हिंदी ये बोल पा रही हैं। इसलिए एक बड़ा प्रश्न इन्हें लेकर के खड़ा हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाक सीमा हैदर इंडिया लुक वाज केयरफुली प्लान्ड, ऐसा कहना है। पाकिस्तानी वुमन हु क्रॉस्ड इनटू इंडिया थ्रू नेपाल बीइंग प्रोब बाय द पोटेंशियल टाई टू आईएसआई, और इसकी जांच की जा रही है आईएसआई के द्वारा, मतलब कि आईएसआई के साथ इसके क्या लिंक्स थे, ठीक है ना। तो यहां तक हमने आपको सारी जानकारियां पहले दी थी, और इस जानकारी के अंदर जो बड़े प्रश्न यूपी एटीएस ने अपनी हिरासत में लेने के बाद पूछे, वो यही थे कि 17 जुलाई को जो तुम्हें, मतलब 17 जुलाई को जब हिरासत में लिया तो इनसे प्रश्न जो पूछे वो यही थे कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने भारत के अंदर आने के लिए जो तरीके अपनाए वो किसी की नजर में नहीं आए। वो सारे क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा जो इनसे पूछे गए। प्रश्नों में जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये पाकिस्तान से चलकर दुबई शारजहां जाती है और वहां से नेपाल और नेपाल से भारत आती है, तो उसका तरीका क्या रहा। और सीमा हैदर के द्वारा बनाए गए तथ्य सबूत और दस्तावेज जब मेल नहीं खाते तो इन चीजों पर प्रश्न पूछे गए। चूंकि सीमा का एक भाई पाकिस्तान के अंदर रेंजर है, चाचा फौज का अधिकारी है, इसलिए इससे ये प्रश्न पूछे जाने बड़े लाजमी होते हैं कि तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ भेजा गया है। जिस तरह से ये कह रही है कि ये वहां पर बड़ी ही संकुचित विचारधाराओं में रही है, ये तस्वीरें हैं जो इसके टिकटॉक के वीडियो पर मिली हैं, जिसे देखकर ये प्रतीत नहीं होता कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में नहीं रही होगी। आपको ये याद होगा, हमने पहले भी आपसे कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा भारतीयों को फंसाने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, और उसके अंदर पाकिस्तानियों के द्वारा जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें ये बहुत बड़ा तरीका है सोशल मीडिया के द्वारा इंडिया के अंदर लोगों को फांसना। और लोगों को फांसने के जो ये तरीके हैं, इनमें इस तरह के लोगों का उपयोग किया जाता है। पाकिस्तान की भाषा में इन्हें फूफी कहा जाता है, फूफी। जैसे फूफा और भुआ अपने यहाँ रिलेशन होता है, ऐसे इन्हें फूफी कहा जाता है। पाकिस्तान की आईएसआई की कोड वर्ड में जिनको कोशिश की जाती है कि ये अपने साथ लोगों को फंसाएंगी, फंसाने के पर्पज से जिन्हें भेजा जाता है उन्हें फूफी कहा जाता है। और ये फूफी आपको डांस करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अच्छा, एक जो शक इनके ऊपर खड़ा हुआ वो ये है कि इनके जो डॉक्यूमेंट बात निकल कर आई, इसमें इन्होंने जब शुरुआत में कहा, कई मीडिया चैनलों पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि इनकी शादी 19 से 20 साल की उम्र में हो गई थी, और 10 दिन पहले इन्होंने, मतलब 10 दिन पहले अपने वालिद का घर इन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा, इसमें 2014 के अंदर इसकी शादी की बात है। 2014 में ये 19-20 साल की अपने आप को बताती है। 2014 में जो महिला 19-20 साल की है, टेक्निकली 6 और 3 9, वो अब तक 28 साल पार कर चुकी होगी। लेकिन इसका जो पासपोर्ट है, इस पर इसकी उम्र 21 साल लिखी हुई है। इससे जांच अधिकारियों का फिर से, क्योंकि पासपोर्ट जैसा दस्तावेज यदि आप भी बनवाने जाएंगे तो उन पासपोर्ट्स को बनाने में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो 10th की मार्कशीट क्यों ना हो, चाहे आपका आधार कार्ड क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी देश पासपोर्ट के अंदर इन चीजों को बहुत बेसिकली ध्यान रखता है कि कहीं ऐसा ना हो इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई व्यक्ति कहीं और फंस जाए। ये कह रही है कि इसने पाकिस्तान में पैसे देकर के पासपोर्ट के अंदर हेर-फेर करा ली। यानी एक 5वीं पास महिला को यह पता है कि पासपोर्ट में भी हेर-फेर हो सकती है। 5वीं पास महिलाओं को यह तक नहीं पता होता कि पासपोर्ट और वीजा लेने होते हैं। इसे पासपोर्ट भी पता है, इसे दुबई जाने का वीजा लेना भी पता है, नेपाल जाने का वीजा भी पता है, और उसके साथ-साथ ये हेर-फेर करना भी जानती है। इन सब चीजों से इसके साथ कुछ सवाल खड़े हुए, जो यूपी एटीएस ने इसके साथ पूछताछ में निकाले। क्या-क्या सवाल थे? तो इसके साथ सवाल खड़े हुए जो इससे पूछे गए, वो पहला सवाल था, 4 बच्चों की मां खुद को पाकिस्तान के छोटे से शहर का बताती है, लेकिन पबजी गेम के अंदर दिन भर अपने आप को व्यस्त कैसे रखती है? दूसरा सवाल इससे पूछा गया कि 5वीं पास मिडिल क्लास महिला एक नहीं 2-2 पासपोर्ट क्यों रखेगी? इसके पास 2-2 पासपोर्ट पाए गए। तीसरा, अपने 4 बच्चों को छोड़कर सचिन से मिलने नेपाल कैसे चली जाती है? भाई बच्चे छोटे हैं, अगर वो नन्ही मुन्नी क्या-क्या नाम इसने धर रखे हैं, उनको छोड़ करके एक माँ के लिए एक दिन भी घर छोड़ करके जाना बच्चों के बिना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये 4 बच्चों को छोड़कर नेपाल मिलने चली आती है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, बच्चे जबकि बहुत कम उम्र के हों। यदि यही नहीं, दूसरी बार पाकिस्तान सीमा जब लौटती है, तो अपने 4 बच्चों के एकदम नए पासपोर्ट कैसे बनवाकर लौटती है? उसके पास इतने पैसे कहां से आए? सीमा कहती है कि उसने मकान बेचा था, लेकिन क्या पाकिस्तान में महिलाओं को संपत्ति में इतने अधिकार प्राप्त हैं
कि वो अपने लेवल पर मकान बेच दें? क्या वो इतना मतलब प्रोग्रेसिव देश है क्या? ये सवाल बहुत सारे हैं जो खड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि पति को भनक लगे बिना उसने मकान बेच कैसे दिया? भाई इंडिया में भी, चाहे इंडिया पाकिस्तान से कितना भी आगे हो, इस तरह की जो डील्स होती हैं ये सबको पता चलती हैं। मकान बेचना हो, वो हालो हाल नहीं बिकता कि आज मन में आया और आज ही मकान बिक गया। पूरी डिस्कशन, चर्चाएं सब होता है। अच्छा, इसके साथ सीमा दुबई जाती है, पाकिस्तानी रुपयों को दिरहम में बदलवाती है। अगर आपको यूएई की यात्रा करनी हो तो वहां की करेंसी दिरहम है। इंडिया से जाने से पूर्व आपको पैसे चेंज कराने पड़ते हैं, तब जाते हैं। तो ये मनी एक्सचेंज कराती है, दुबई के अंदर होटल लेती है, वहां पर कैब का इंतजाम करती है। ये एक 5वीं पास महिला के लिए विशेष रूप से तब जब वो अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ही नॉर्मल बताती हो, जिसके 4 बच्चे हों, जो ये कहती हो कि 2019 में ही उसे दुनियादारी का पता चला, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि जब मेरी भी पहली बार विदेश यात्रा हुई तो ये सारे बड़े स्ट्रेस के पॉइंट थे कि यार ये कैसे होगा, कहां से चेंज कराना होगा, पैसा कैसे ट्रांसफर कराना होगा, वहां जाने पर कैसे इमिग्रेशन होगा, ये सब चीजें। और एक ऐसी महिला जो अपने आप को बड़ा ऑर्डिनरी तरीके से डील कर रही है, उसके साथ में ये बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। और तो और घुसपैठ के आरोप में भारत में पकड़े जाने पर भी वह इतनी शांत कैसे दिख सकती है? पुलिस जब पूछताछ करने जाती है ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको, पुलिस जब भी कहीं पूछताछ के लिए पहुंचती है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पुलिस की पूछताछ को देख करके एक साधारण व्यक्ति जो है उसके मन में स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है। यदि आम व्यक्ति, आप में से भी यदि कोई कभी सिग्नल क्रॉस करके क्रॉस हो जाए ना, तो पुलिस वाला हाथ जब दे देता है तो आप झूठ बोलने लगते हैं। आप कहने लगते हैं कि सर मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, मैं इमरजेंसी में था, घर में कोई हो गया, दिक्कत हो गई। पुलिस को देख करके अच्छे अच्छे लोगों के भाव बदल जाते हैं। ये पुलिस के सामने भी बड़ी शांत तरीके से पेश आ रही है, और पुलिस के इतने बड़े बड़े अधिकारियों के सामने भी इसने शांति बरकरार रखी हुई है। सीमा ने ना सिर्फ अपना बल्कि 4 बच्चों का भी फर्जी आधार कार्ड कैसे बनवा लिया? भाई अपने बारे में समझ में आता है कि तुझसे पूछताछ की जाएगी, बच्चों का आधार कार्ड भी तूने जुगाड़ कर लिया। और जिस सचिन का नाम तू ले रही है वो तो कुछ खुद से कुछ नहीं जानता है, उसके पीछे तू सारे काम कर ले रही है, तो ऐसा तेरा प्यार दिखाई नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तान में उसके जितने फोन इस्तेमाल किए, उनमें से एक भी वो भारत लेकर नहीं आई। नेपाल भी उसने दूसरे लोगों के हॉट स्पॉट से व्हाट्सएप कॉल किए। पाकिस्तान में वह अपना पर्सनल लैपटॉप क्यों छोड़कर आई? भाई तू जब इतना ही मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह रख रही है तो ये सब कैसे छोड़कर आई? इस पर बकायदा उत्तर प्रदेश की जो डीजीपी ऑफिस है उसके द्वारा एक ब्रीफ नोट इशू किया गया, और उसमें पूरे ब्रीफ नोट में बताया गया कि ये कैसे कैसे यात्रा करते हुए कहां रुकी, कितने दिन रुकी। पहली बार जो सीमा है, ये 15 दिन के लिए टूरिस्ट वीजा पर 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट से शारजाह पहुंचती है, वहां से फिर नेपाल पहुंचती है। 17 मार्च को इसी रूट से नेपाल से चलकर वापस 18 मार्च को पाकिस्तान पहुंचती है। सचिन मीणा 8 मार्च 2023 को गौतम बुद्ध नगर से गोरखपुर पहुंचता है। 9 तारीख को वहां से सोनाली बॉर्डर क्रॉस करके काठमांडू पहुंचता है। 10 मार्च को काठमांडू नेपाल में पहुंचकर एक नई होटल लेता है, न्यू विनायक होटल में कमरा लेता है, और वहीं कमरे पर जाकर के ये दोनों लोग आपस में 7 दिन साथ रहते हैं। इसके बाद दूसरी बार सीमा 10 मई को आती है, 15 दिन का टूरिस्ट वीजा लेकर आती है, अपने बच्चों के नाम बदलवाती है। 4 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो बच्चा है उसकी उम्र 7 साल है, उसका नाम फरहान था, जिसको बदलवाकर राज कर दिया गया। पुत्री फरवाहा, उसका नाम प्रियंका कर दिया, जो 6 साल की है। फरीहा, उसका नाम परी कर दिया गया, जिसकी उम्र 5 वर्ष है। मुन्नी, उसकी उम्र 3 साल कर दी गई। उनको लेकर कराची एयरपोर्ट से दुबई पहुंचती है। अब सवाल यह भी कई जगह उठाया जा रहा है कि इसके बच्चों का अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए तो संभव है इस बारे में भी क्लैरिटी आ जाए कि ये बच्चों के नाम को लेकर के भी झूठ बोल रही हो सकती है। हो सकता है बच्चे भी प्लांट किए गए हों, यह भी संभव है। यूपी एटीएस बीते 2 दिनों से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से पूछताछ कर रही है। 18 घंटे की पूछताछ में जो सवाल पूछे गए, उनके अंदर जो जानकारी निकलकर आई कि आईएसआई के संबंध में, कि आईएसआई इन्हें फूफी कहती है और इनको जो पैसे दिए जाते हैं उन्हें फल कोड नेम से ट्रीट किया जाता है। सीमा हैदर के पास में जो भी चीजें मिल रही हैं, जो पहनावा है, उसको देख करके एटीएस का बहुत ज्यादा शक बढ़ा, और इस प्रकार से यह पूछताछ के लिए इन्हें एक एकांत स्थान पर ले गया। तो एटीएस ने, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है यूपी की, उसने जो इनसे सवाल पूछे, अब आप वो भी जान लीजिए और इसके जवाब भी जान लीजिए। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक, अब ये सूत्र क्या होते हैं साहब? सूत्र क्या होता है ना, ऑफिशियली पुलिस कोई जवाब नहीं देती तो किसी अपने अधिकारी को बोल करके कि यार तू बोल दे, ये जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए, तो ये तेरे लेवल पर कर ले, वो वाली चीज ये होती है। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक सीमा ने
सीमा से एसपी रैंक के अधिकारी ने पूछताछ की। इस दौरान आईबी के अफसर भी मौजूद थे। सवाल था कि दोनों पासपोर्ट दिखाते हुए बता इनमें से असली कौन सा है। सीमा हैदर ने कहा कि मैं 10 दिन से बता रही हूं, पहले पासपोर्ट में मैं सिर्फ सीमा लिखवाई थी, उससे दिक्कत आ रही थी, इसलिए दूसरे पासपोर्ट में मैंने सीमा गुलाम हैदर लिखवा लिया। ठीक है साहब। दूसरा सवाल इससे पूछा, भाई तेरा भाई और चाचा पाकिस्तान की आर्मी में है, उन्होंने तुम्हें यहां भेजा और आईएसआई ने तुम्हें पाकिस्तान से यहां भेजा। सीमा बोलती है कि मैं अपने भाई और चाचा से कई सालों से नहीं मिली हूं। आईएसआई क्या होता है ये तो मुझे बिल्कुल इंडिया आने के बाद, टीवी देखने के बाद पता चला है। चैनल मुझे आईएसआई एजेंट बता रहे हैं, मैं सिर्फ सचिन के लिए नेपाल के रास्ते चलकर भारत आई हूं। प्यार है जी। अच्छा, फिर सवाल पूछा गया, तुम कराची में रहती हो, पाकिस्तान में पैदा हुई हो, आईएसआई का नहीं नाम नहीं जानती, ये कैसे संभव है? तुम्हारे घर वाले पाकिस्तान की फौज में हैं, तुम स्मार्टफोन चलाती हो, पबजी जैसा गेम खेलती हो, लेकिन आईएसआई के बारे में तुमने नहीं सुना। इस पर सीमा हैदर कहती है, अब आधी लाइफ तो बच्चे पैदा करने में और पालने में बीत गई। 5 साल से मैं सिर्फ टाइम काटने के लिए पबजी गेम खेलती थी। बड़ा सवाल तो ये है, भाई मेरे पास मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि माँ के पास 2 बच्चे संभालने के अंदर भी पूरा टाइम निकल जाता है। इसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में भी ये समय पबजी खेलने का निकाल ले रही है, जिसमें 2019 से यदि ये पबजी खेल रही है तो टेक्निकली एक बच्चा तो मेरे हिसाब से इसका बाद का ही है, क्योंकि 3 साल की बच्ची है इसकी भाई। 3 साल के हिसाब से 2020 में तो बच्ची पैदा हुई है। इसके पास इतना फुर्सत कि ये पबजी भी खेल रही है, उस समय किसी 2 साल के बच्चे को पाल भी रही है। 2 बच्चे ऑलरेडी हैं जो उस समय 4 साल के और 3-5 साल के हैं, उनको पालते-पालते पबजी खेल रही है। ये तो साहब जमने से ऊपर ही चला जा रहा है। आधी लाइफ बच्चे पैदा करने में और पालने में चली गई। 5 साल में सिर्फ टाइम काटने के लिए पबजी खेलती थी। टाइम था साहब इसके पास। ऐसे में इस जैसे वर्ड को सुनने का टाइम ही नहीं मिला कि आईएसआई क्या होती है। अच्छा, तुम्हें वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला तो तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है? कहां सीखी और कहां से सीखी, और 5वीं तक ही पढ़ी हो ना? तो इसने कहा कि मैंने जो भी सीखा वो 2019 के बाद सीखा, जब से पबजी खेलना शुरू किया उससे पढ़े लिखे लड़कों को। तो आजकल आप में से तो कईयों को ऐसा लगने लगेगा कि बाकी ये जो क्लासेस है सब बंद कर देनी चाहिए, पबजी ही खेल लेना चाहिए, शायद उसकी वजह से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता हो। तो भाई साहब इसने पबजी खेलने से ज्ञान लिया है, ऐसा इसने कहा। फिर क्या किया, एटीएस के कुछ अधिकारियों ने इंग्लिश की कुछ लाइनें बोर्ड पर लिखी, वो इसने धड़ल्ले से पढ़ दी। भाई साहब शिक्षा का स्तर पाकिस्तान में इतना ऊपर हो कि एक 5वीं क्लास व्यक्ति इंग्लिश की लाइनें धड़ल्ले से पढ़ ले तो पाकिस्तान तो सोचो ना, मतलब टॉप नेशन होना चाहिए था। फिर इससे सवाल पूछा गया, भाई साहब आपकी उर्दू, अरबी, सिंधी के अलावा तुम हिंदी अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से बोल रही हो, इसकी ट्रेनिंग तुम्हें किसने दी? क्या किसी ने तुमसे कहा कि भारत जाकर हिंदी में बात करनी है? शब्द देखो इसके, जैसे कि शरण, अनर्थ, ऐसे शब्द, ये मुश्किल मुश्किल भारी भारी शब्द बोल रही है। फिर कहती है मुझे ये किसी ने नहीं सिखाया, मैं कई बार कह चुकी हूँ, मेरी मोहब्बत के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं सचिन से बात करते करते हिंदी सीख गई, इससे दिमाग और खटक गया। भाई सचिन तो खुद यूपी की हिंदी बोलता है, उसको खुद शुद्ध हिंदी नहीं आती बोलना, तुम उनसे बात करते करते कैसे सीख गई? इस पर फिर वो चुप हो जाती है, फिर वो जवाब नहीं देती। उसको नहीं पता था कि वो हिंदी बोल करके भी फंस सकती है। वो अपने ही सवाल में फंस गई, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया कि ये तो पकड़ गए पुलिस वाले हैं, कुछ भी पूछेंगे। सवाल फिर उससे पूछा, तुमने 4 जुलाई को पुलिस से कहा था कि नेपाल से बस के जरिए तुम सचिन के पास आई, तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, मान लिया, इसलिए बस ड्राइवर से तुमने फोन लिया, सचिन को कॉल किया। नोएडा पुलिस को तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम मिले हैं। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्यों थे? एक टूटा हुआ फोन भी था, इसे तोड़ा क्यों था? सीमा कहती है, नेपाल से भारत आने के बाद मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था। मैं सचिन के पास आई थी, तब उन्होंने मुझे नया सिम ला कर दिया। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। भाई तू पाकिस्तान की एजेंट है कि तू पाकिस्तान की विजय माल्या है कि तू भाग के आ गई तो तेरे को कोई ट्रैक कर लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा? मतलब ये है कि तेरे को ट्रेस होने का अगर डर है तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि तुझे पता है कि कहीं ना कहीं कोई मामला चल रहा है? मतलब तेरे को ये भी 5वीं पास लोगों को ये पता होता है क्या कि मोबाइल से ट्रेस हो सकता है? आप में से कईयों को नहीं पता होगा ये जानकारी, तो जो लिसनर्स हैं हमारे उनको नहीं पता होगा कि मोबाइल से ट्रेस कैसे होता है। ठीक है, अच्छा। फिर कहती सचिन ने एक सिम ला कर दिया, बाकी सिम कहां से आए? बोले मुझे याद नहीं है कि मेरे पास बाकी सिम कहां से आए। तो भाई साहब इनके साथ पूछताछ में फिलहाल यूपी पुलिस, यूपी एटीएस, आईबी और रॉ, ये सब इनके साथ पूछताछ कर रही हैं। फिर सवाल पूछा, तुमने अपने सभी सिम को अलग अलग मोबाइल में लगाया और सभी में व्हाट्सएप चलाया, व्हाट्सएप पर प्रोफाइल फोटो किसी लड़की की है,
एक दूसरे व्हाट्सएप पे कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीर है। ये सब करने के पीछे की असली वजह क्या थी? तो ये कहती है मैंने कोई व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बनाया, ना ही मैंने कोई फोटो लगाई। फिर सवाल पूछा, 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आने में तुम्हारा बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। इतना पैसा कहां से आया? अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है तो सच बता दो, हम तुम्हें भारत की नागरिकता दिला देंगे। इसको लालच दिया गया। सीमा ने कहा, कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए 2 बार आने जाने में। मैंने एक घर बेचा था जो मेरे ही नाम से था, उस घर में मैं रहती थी। मैंने अपने जेवर बेचकर पति को दुबई भेजा था, तो खुद के लिए भी पैसे का जुगाड़ कर सकती थी। कई बार कह चुकी हूं कि किसी ने मेरी मदद नहीं करी, मैं अपनी मर्जी से आई हूं। फिर सीमा के प्यार पर सवाल आया कि भारत में तुम कितनों को जानती हो? तो इसने कहा मैं ठीक से तो नहीं जानती, लेकिन पाकिस्तान में जब थी तो सचिन की तरह और भी कई लोग थे जिनसे पबजी के थ्रू बात होती थी। उनमें से कुछ लोगों को जानती हूँ। तो ये इसका वो सीमा गुलाम हैदर वाला पासपोर्ट है जो आप देख रहे हैं। तुम्हारी असली उम्र क्या है? तो इसने कहा पाकिस्तान में पैसा देकर ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा भारत आने की असली वजह क्या है? बोले मैं तो 4 बच्चे लेके सीमा हूं, लेकिन सचिन के प्यार में यहाँ चली आई हूँ। बोले 8 मई को तुमने नया मोबाइल खरीदा और 8 मई को ही तुमने नया पासपोर्ट बनवा लिया। अगेन ये बड़ा सवाल है भाई साहब। पासपोर्ट जिस दिन आपको बनवाना होता है ना, पासपोर्ट ऑफिस, इंडिया में भी आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने की चिंता होती है। प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना होता है, उनके टाइम पे जाना होता है, पूरी प्रोसेसिंग पूरी करनी होती है। ये उसी दिन फोन खरीदती है और उसी दिन पासपोर्ट भी बनवा लेती है। ऐसी स्थिति में फिर सवाल बना कि तेरे बिल के ऊपर सेम डेट डली हुई है, 70,000 रुपए का तू फोन खरीदती है और उस पर डेट 8 मई लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि तेरी प्रॉपर प्लानिंग थी कि ये सारे काम तू कैसे करेगी। तूने 70,000 रुपए का पाकिस्तानी फोन खरीदा भाई, पुराना फोन तोड़ दिया, इसकी वजह बता। तो इसने कहा फोन इसलिए तोड़ दिया क्योंकि बच्चों को सिम चलाने के लिए नहीं दे सकती थी। आईडी कार्ड एक मेरे पति का है भाई, 4 फोन लेकर कोई चल रही है, बच्चों को फोन चलाने के लिए नहीं दे सकती, 4 से पबजी खेलती है, पैरों का भी कभी कभी पबजी खेलने में इस्तेमाल करती है। मुझे ऐसा लगता है मेरा एक ही आईडी कार्ड है, हर कोई एज कम से कम 3 से 4 साल कम लिखवाता है, इसलिए हमने यहां पर एज कम लिखवा दी। बोला अच्छा भाई, फिर तू ये बता कि तेरे नाम का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर फौजियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने, फॉलोअर्स, फेसबुक पेज, यूट्यूब पर वीडियो, दिल्ली एनसीआर के कनेक्शन, ये सब क्या है? बोले ये सब फर्जी अकाउंट है, मेरे इसमें से कुछ भी नहीं है। अब सवाल आया सचिन के पिताजी से पूछने का कि हाँ भाई जी, नेत्रपाल जी बताइए। सचिन से पूछा, नेत्रपाल यानी सचिन, सचिन से पूछा, सचिन के पिता से पूछा कि तुम घर पर भी सीमा से मिल सकते थे, तुमने सीमा से पहली मुलाकात जंगल में क्यों की? क्योंकि पहली बार सीमा ने, सचिन ने अपने प्यार से मिलवाया कहां पर ले जाकर? जंगल में ले जाकर मिलवाया। तो नेत्रपाल कहते हैं कि साहब मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। जवाब हो भी कैसे? बड़ा सवाल है। फिर पूछा गया बुलंदशहर में जाकर कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत थी? ये किसका प्लान था? ये काम तो तुम नोएडा में भी कर सकते थे, मंदिर में भी कर सकते थे। सीमा नागरिकता लेने के इरादे से तो तुमने ऐसा नहीं किया। इस पर भी उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं था। फिर इनसे पूछा गया तो इन्होंने ज्यादातर समय रोने में ही अपना समय बिताया और ऐसी स्थिति में इनके जो सवाल हैं उनको कई जगह क्रॉस वेरीफाई भी किया गया। सीमा के जब जवाब देते रहे तो जवाब से उसके ऊपर शक बढ़ने लगा। इसके आधार पर यूपी एटीएस अब इसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराना चाहती है। वो ये जानना चाहती है कि ये कैसे मैनेज कर रही थी, हिंदी इसकी चौंकाने वाली कैसे है। हर पाकिस्तान का शख्स जब उर्दू बोलता है तो ये उर्दू और भारत में बोले जाने वाली उर्दू में इतना अंतर है, इसका मतलब डेफिनेटली इसका कोई हैंडलर रहा है जिसने इसे नेपाल तक पहुंचाया है और नेपाल से इसको इंडिया में एंट्री कराई है। इसके पीछे का कोई ना कोई मकसद है। हालांकि पुलिस इस बात को ऑफिशियली रिवील नहीं कर रही है, लेकिन सूत्रों के आधार पर सुर्खियों में बनकर चीजें आ गई हैं। तो अब ऐसी स्थिति में सीमा और उसके बच्चों पर जो पासपोर्ट पर नेपाल का स्टैंप का मिलना हो, सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस की टीम जांच के लिए फिलहाल अब नेपाल भी जाएगी और एक शारजाह एयरपोर्ट पर भी जाएगी जो इन सब चीजों की जांच करेगी। कुछ सबूत जो इसके मिले हैं जैसे पाकिस्तान का फैमिली रजिस्ट्रेशन, 2 वीडियो कैसेट, 5 मोबाइल डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें इसकी मिली हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जब पूछा गया कि क्या आप लोग इस विषय पर कुछ कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हाँ, पहले उसे हमने गिरफ्तार किया था लेकिन इंक्वायरी के आधार पर छोड़ दिया था। अब उसके ऊपर जांच एजेंसीज जांच कर रही हैं और जैसे भी कोई जांच निकल कर आएगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अच्छा, बाय द वे, इतना सब कुछ सुनने के बाद आपकी राय क्या है वो जानने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स पूरी तरह खुला हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी पाठशाला पर यदि आप पूरी तरह से नए हैं तो आपसे गुजारिश है, अगर मैं देख पा रहा हूं तो 30,000 लोग रात को 11 बजे मुझे लाइव सुन रहे हैं और अगर मैं लाइक काउंट करूं इस पूरे सेशन के तो मात्र 1,000 हैं। अगर सूचना में कुछ भी कंटेंट था तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं ना। मतलब ये सोचिए मेरे साथ आप कितनी, मतलब पार्शियलिटी बख्श रहे हैं।
आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राइट हैंड कॉर्नर पर सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप क्लिक करें ताकि भविष्य में भी कोई अपडेट आएगा तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और साथियों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर हमें बताएं। अंकित इंस्पायर इंडिया अपनी पाठशाला इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए बने हैं। अपनी पाठशाला हमारा एप्लीकेशन भी है और अपने एप्लीकेशन पर आप जाकर हमारे साथ पढ़ भी सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के फाउंडेशन कोर्स, जो कि मात्र 1999 में मेरे द्वारा आप लोगों के लिए लिए जा रहे हैं। टॉप एडुकेटर्स की टीम और मैं पूरा डिटेल कोर्स फाउंडेशन का आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने इससे पहले आरएएस प्रशासनिक परीक्षा के लिए भी बैच लॉन्च किए थे, लेकिन उनमें एडमिशन पूरी तरह क्लोज है। हालांकि आरएएस प्रतियोगी परीक्षा के प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट नोट्स आपको हैंड रिटन कैटेगरी में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें आप 4500 रुपए में घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। एक जरूरी सूचना साथियों, कल कम्युनिटी पोस्ट पर आपको बता दिया जाएगा, यदि कोई व्यक्ति जयपुर से अपने नोट्स बाई हैंड ले जाना चाहे तो हम कल कम्युनिटी पर अपना एड्रेस अपडेट कर देंगे। आप लगातार कम्युनिटी पोस्ट देखते रहें, संभवतया इवनिंग तक हम आपको बता देंगे कि रविवार के दिन, केवल रविवार के दिन ही हम अपना स्टॉक एक जगह पर रखेंगे। आप अपना पैसा लेकर आएं और नोट्स बाई हैंड ही लेकर चले जाएं। वो लोग भी जिन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, जिन्हें नोट्स मिलने में देरी हो रही है, वो हमारे हेड ऑफिस से ले जाकर के अपने नोट्स ले जा सकते हैं। उनका ऑर्डर हम ऑनलाइन कैंसिल कर देंगे जब आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। तो आप अपना पैसा लेकर आए, नोट्स ले जाएं, हम आपका ऑनलाइन ऑर्डर फिर कैंसिल कर देंगे, ठीक है? क्योंकि बच्चों की बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि सर पेपर नजदीक है, जल्दी नोट्स डिलीवर करवाएं। फिलहाल के लिए हम जयपुर में कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर हमने नोट्स डिलीवर कराने की कोशिश की, लेकिन कुरियर एजेंसीज वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हम उन सभी विद्यार्थियों के क्षमा प्रार्थी हैं। हमने बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए कुरियर अपनी जेब से खर्च करके पैसे से वहां भिजवाया, लेकिन कुरियर एजेंसी वहां पहुंच करके भी नहीं पहुंच पाई। ऐसी स्थिति में कुरियर रिटर्न भी होने लगे। उन सबसे गुजारिश है कि आप किसी ना किसी तरीके से अपने किसी रिलेटिव के माध्यम से हमारे आपके जो नोट्स हैं उन्हें जयपुर ऑफिस से रविवार के दिन पिक करवा लें, है ना? हम अगर आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रयास किया है आपके डोर तक भी पहुंचकर कॉल अगर रिटर्न हुआ है, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि एक बार कुरियर पहुंचने में 500 रुपए का चार्ज हमें लग रहा है, इतना बड़ा बक्सा हम आपके लिए भेजते हैं, 19 किताबों का नोट्स का बंडल आपके पास भेजते हैं, तो हमारा भी कुरियर में हालत खराब हो गया है। तो जिनको लगता है कि उनको तो हम यहाँ पर कुछ नोट्स आपके जयपुर ऑफिस पे रखवा देंगे, आप वहां से पिक कर सकते हैं, ठीक है? बाकी हमारी क्लास की डेमो क्लासेस कैसे होती हैं, ये सब चीजें आपके लिए उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत धन्यवाद।